हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर। आज हम साइंस विज्ञान के टॉप 48 प्रश्न लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड क्लास 10th 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले हमने सेट 1 और सेट 2 जो है साइंस का करा चुके हैं और आज जो है वो सेट हम 3 लेकर आए हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो पर। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। ये जो प्रश्न है वो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है। CO2 क्या है आपको बताना है। आपको ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, लवण या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक प्रकार का क्षारीय मैटर है, क्षारीय पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक प्रकार का क्षारीय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न कहता है वो आपका कहता है कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, या फिर आपका जो ऑप्शन डी है वो इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो आपको बता दें कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। और एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि धातु का जो ऑक्साइड होता है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। ये एक चीज़ याद रखिएगा, धातु के ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है ना। चलिए आगे देखते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो कहता है कि कॉपर पायराइड CuFeS जो है किसका अयस्क है। कॉपर पायराइड जो है किसका अयस्क है आपको बताना है ना। तांबा का, लोहा का, सल्फर का या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कॉपर पायराइड जो है किसका अयस्क है। तो आपको हम बता दें कि कॉपर पायराइड जो है वो आपका तांबा का है। कॉपर पायराइड किसका अयस्क है? तांबा का है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पे होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पे होता है? एनोड पर, कैथोड पर, या फिर कैथोड एनोड दोनों पर, या फिर किसी पर नहीं। आपको बताना है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पे होता है, ये आपको बताना है। तो विद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है ये आपका एनोड पर होता है। किस पे होता है? एनोड पे होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कहाँ होता है? एनोड पे होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है। आपको पहचानना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, ये आपको बताना। आपको ऑप्शन है C6H6, C2H2, या फिर आपका ऑप्शन है C2H4, या फिर आपका ऑप्शन है C4H10। आपको बताना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा, C4H10। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या है? C4H10, ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हीरा एवं ग्रेफाइट हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है ये आपको बताना है। क्या समावयवी है, समस्थानिक है, धातु है, या फिर कार्बन के अपरूप है, ये आपको बताना है। हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के अपरूप हैं। ऑप्शन डी सही होगा। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अपरूप है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है। आपको बताना है कि एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है। तो जो है CnH2n + OH, CnH2n + CHO, CnH2n + COOH और CnH2n + NH2, ये आपको बताना है ना, कि एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n + OH। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा संयोजी यौगिक है। आपको बताना है कि सहसंयोजी यौगिक
कौन है इनमें से आपको बताना है कि सहसंयोजी यौगिक कौन है। तो ये जो है आपका फर्स्ट वाला ये ऑप्शन है CH4, है ना। CH4 जो है आपका सहसंयोगी यौगिक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कहता है कि कार्बन क्या है। आपको बताना है कि कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कार्बन क्या है। तो कार्बन जो है वो एक प्रकार का नॉन मेटल है, यानी कि धातु है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वाट और 1 वाट के बीच 20 विभाजन चिन्हित है, तो वोल्ट मीटर का अल्पमापांक क्या होगा, है ना। ये आपको बताना है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का अल्पमांक क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए आप लोग बताइए जल्दी। तो इसका जो आंसर हमने सॉल्यूशन कर रखा है, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 0.05 वोल्ट, है ना। ये आपको सॉल्यूशन जो है खुद से करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन है। मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन है, ये आपको बताना है। उत्सर्जी अंग कहने का मतलब कि शरीर के जिस अंग के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ या फिर हानिकारक पदार्थ को निकाला जाता है, उसी को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। आपको बताना है कि शरीर में उत्सर्जी अंग कौन है। तो ये जो है आपका ब्रिक है। कौन है, ब्रिक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको हम बता दें कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसमें जो है पर्णहरित या क्लोरोफिल है, और दूसरा जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और तीसरा जो है जल है, और चौथा जो है सनलाइट है आपका, है ना। तो यहाँ पे जो है आपका हम आपको बता दें कि यहाँ पे एक ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन बी ऑक्सीजन, है ना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कौन पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती, तो ऑक्सीजन की नहीं होती है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, जल की होती है, क्लोरोफिल की होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है। तो शरीर की सबसे छोटी जो रक्त वाहिनी है, उसको वेना केव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेना केव कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होता है। अधिकतर जो पादप है वो नियंत्रण उत्पन्न होता है किस पे, ये आपको बताना है। तो अधिकतर पादप जो उत्पन्न होता है वो आपका बढ़ते तने के अग्रभाग पर भी होता है और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर भी होता है। यानी कि ए और बी जो है आपका दोनों आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो है ये आपका फूलों द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदलता है, तो ये आपका अंडाशय है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय है। ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मानव मादा में निषेचित होता है ना। मानव मादा में निषेचित कहाँ होता है, तो ये जो है आपका फैलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं है, उसे क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं है, तो उसे हम लोग अवशेषीय अंग के नाम से जानते हैं। उसे अवशेषीय अंग कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कहता है कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है ना। जब मेंडल साहब ने अपने प्रयोग के आधार पर बगीचे में साधारण मटर के पौधे का चयन किया था, तो इस नियम को गलत करने के लिए पुनः खोज किसने किया, तो ये जो है आपका सर्मक नामक वैज्ञानिक ने किया था, है ना। सर्मक नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कहता है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, है ना। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जो ये है आपका जॉनसन है।
कहीं कहीं पे ऑप्शन जो है आप लोग तो ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पे ऑप्शन जो है जॉनसन देता है, कहीं कहीं पे ऑप्शन जो है जॉनसन देता है। इसको थोड़ा सा आप लोग कन्फर्म हो जाइएगा, ऑप्शन देख के मारिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि CFC है, CFC क्या है, आपको बताना है कि CFC क्या है। तो CFC जो है वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कॉलीफॉर्म क्या है, आपको बताना है कि कॉलीफॉर्म क्या है। चलिए आप लोग बताइए जल्दी, कॉलीफॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो कॉलीफॉर्म जो है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जीवाणु है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो ये जो चिपको आंदोलन है वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा 1970 में प्रारंभ किया गया था, है ना। अगर कभी कभी कहीं कहीं पे जो ऑप्शन है 1971 भी देगा, कहीं कहीं पे ऑप्शन 72 भी देगा, कहीं कहीं पे ऑप्शन 73 भी देगा, और कहीं पे ऑप्शन जो है 74 भी देगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 70 में प्रारंभ हुआ था और 74 में लास्ट हुआ था चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, है ना। चलिए आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व को क्या कहा जाता है। तो ये जो है आपका निष्क्रिय एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। मतलब मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है ये आपको बताना है। तो ये मोटर गाड़ी चालक के सामने जो है आपका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना है ना। तो ये जो है आपका काला दिखाई देगा, है ना। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा, काला प्रतीत होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि चिन्ह परिपाटी निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपको बताना कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होता है, ये आपको बताना है ना। आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे ये पनात्मक तथा ऋणात्मक है, ऋणात्मक तथा धनात्मक है, या फिर धनात्मक और धनात्मक है, या फिर ऋणात्मक और ऋणात्मक है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपका ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव होती है, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपका पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है ना। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है ना। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव जो है अधिक होता है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन जो है लाल है, पीला है, और बैगनी है, और हरा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बैगनी होगा, है ना। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो ये जो है आपका ये बैगनी का होता है। किसका होता है, बैगनी का होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन है, बताना है आपको, है ना। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो है आपका दृष्टिपटल है। दृष्टिपटल पर ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बनता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि एक आवेशित वस्तु ए दूसरी आवेशित वस्तु बी को आकर्षित करता है, तो वस्तु बी क्या होगी, है ना। वस्तु बी क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए, एक वस्तु आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करता है, तो वस्तु बी क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये जो होगा आपका आवेशित भी होगा और उदासीन भी होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। स्वतंत्र धन आवेश जो है विद्युत क्षेत्र में गति करता है, तो ये जो है आपका निम्न विभव से के विद्युत क्षेत्र की ओर गति करता है ना। निम्न विभव क्षेत्र की ओर गति करता है, ये ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि 100 वाट और 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। आपको बताना है कि 100 वाट और 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध जो है क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये जो होगा आपका 484 ओम होगा, 484 ओम होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका कूलम्ब होता है। कूलम्ब होता है जिसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, कूलम्ब होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि डायनेमो बदलता है। डायनेमो बदलता है, तो जो डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपसे पूछे कि डायनेमो जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डायनेमो जो है वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है डायनेमो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। ये आपको बताना है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या है वो 7 है। कितने हैं, 7 हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जब आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है तो वर्ग की संख्या कितनी होगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि विद्युत मोटर बदलता है। विद्युत मोटर जो है वो बदलता है, किस चीज़ में बदलता है। तो ये जो विद्युत मोटर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, है ना। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि SnCl2 क्या है। SnCl2 क्या है ये आपको बताना है। SnCl2 क्या है, तो ये जो है आपका ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया आपका, तो इसका जो सही आंसर आपका दृष्टिपटल होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने का कारण क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जमने का कारण क्या है, ये आपको बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने का कारण क्या है। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने का मुख्य कारण है वो आपका है जलांशन। क्या है, जलांशन है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सॉल्वे विधि से सोडियम कार्बन मोनोऑक्साइड के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ क्या है ना। सॉल्वे विधि से सोडियम और कार्बन मोनोऑक्साइड के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो ये जो है आपका जो है ऑप्शन डी है, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और कार्बन टेट्रा मोनोऑक्साइड। ये आपका जो है सही होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा। तो कहता है कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है, ये आपको बताना है ना। ये आपको बताना। तो ये जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्लैंड है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि के जैसा कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन संवेदी अंग है। यह आपको बताना है कि निम्न में से कौन संवेदी अंग है ना। तो आपको हम संवेदी अंग के बारे में बताए थे क्लास में भी। तो ये जो आपका ब्रेन है, जो सभी लइकन खा जाते हैं, यही आपका संवेदी ग्राही अंग है। नेक्स्ट कहता है कि समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग का उदाहरण जो है वो आपका हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद है। ये आपका समजात अंग के उदाहरण है।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागति नहीं है। कौन सा अभिलक्षण वंशागति नहीं है, तो ये जो है शरीर का आकार जो है वंशागति नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन फूड चेन का निर्माण करता है, कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, घास, बकरी और मानव। घास को बकरी खाया, बकरी को मानव खाया, जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन अजैव निम्नीकरण कचरा है। अजैव निम्नीकरण कहने का मतलब कि जिसका जैविक अपघटन अर्थात जीवों के द्वारा किसी पदार्थ को नहीं तोड़ा जाता है, वातावरण में जैसे रहेगा वैसे ही स्वतः रहता है। तो ये जो आपका ऑप्शन सी है थर्मोकोल, ये आपका अजैव निम्नीकरण कचरा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है। ये आपको बताना है कि कौन सी गैस जो है वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है। तो ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका सही होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो लास्ट प्रश्न कहता है कि गंगा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है ना। अगर आप गंगा में कपड़े धोते हैं तो उससे भी गंगा जल जो है ये जल जो है प्रदूषित होता है ना। गंगा जल में अगर अधजले शव को अगर आप बहाते हैं तो उससे भी जो है ये जल जो है प्रदूषित होता है। आपका जो ऑप्शन डी है कि गंगा में अगर रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ को अगर उत्सर्जन करते हैं तो वो भी आपका इससे भी जल जो है प्रदूषित होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि गंगा में अगर आप मछली पालते हैं तो इससे जो है गंगा के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी इसे नहीं माना जा सकता, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। तो चलिए इसी के साथ आज प्रश्न यहीं समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।